आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है आधुनिक भारत के ऊपर। तो आधुनिक भारत में भी हम पढ़ेंगे लेटर मुगल पीरियड। लेटर मुगल यानी कि उत्तरवर्ती मुगल शासन। तो पहली बात आती है कि भाई उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो मैं इसका अगर एक टाइम पीरियड बताऊं तो वो है 1707 से लेकर 1857 की क्रांति तक। अब बात आती है लेटर मुगल 1707 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो 1707 में एक्चुअली औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से जो मुगल काल है वो लेटर मुगल कहलाता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो हैं जिनका टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1712 तक। बहादुर शाह प्रथम जो हैं इन्हें शाह ए बेखबर कहा जाता है। शाह ए बेखबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 64 ईयर में क्या बने थे, बादशाह बने थे। इसलिए इनको शाह शाह ए बेखबर कहते हैं कि इतने समय से कहाँ थे। ओबियसली बात है ना। और जब इनकी मृत्यु 1712 में हुई तो इन्हें जो है औरंगाबाद में औरंगजेब के मकबरे के पास ही दफना दिया गया। इसके बाद आते हैं जहादर शाह। जहादर शाह जो है इनका जो टाइम पीरियड है मात्र 1 साल है, यानी कि 1712 से 1713 है। इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके समय एक लाल कुंवर नाम की वेश्या जो थी उसका शासन पे बहुत अधिक प्रभाव था। यानी कि लिए नाम के तो राजा ये थे, लेकिन एक दूसरी दूसरी इस टाइप की जो महिला है वो शासन कर रही थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह का प्रशासन उस समय होता होगा, इसलिए इनको लंपट मूर्ख कहते हैं। अभी इसमें खास बात यह है कि इनके साथ एक नाम और जुड़ा है, वो है जुल्फिकार का, जुल्फिकार खां का, जिन्होंने इसे बादशाह बनाया था। इसलिए जुल्फिकार खां को इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट किंग मेकर कहा जाता है। इसके बाद आते हैं सैयद बंधु। सैयद बंधु इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये इस जहादर शाह को मारकर फारूक सियार को मुगल बादशाह बनाया, इसलिए इन्हें सेकंड किंग मेकर कहा जाता है। ये जो सैयद बंधु थे ये भी इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनके ऊपर कि ये सेकंड किंग मेकर थे। फारूक सियार जो है इसे गणित कायर कहा जाता है। गणित कायर इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने इन जो सैयद बंधु हैं इनको मारने का प्लान बनाया। सोचने वाली बात है कि भाई इन्होंने तुमको राजा बनाया और तुम इन्हें ही मार रहे हो, इसलिए इन्हें गणित कायर कहते हैं। लेकिन हुआ ये कि भाई फारूक से ये जो सैयद ब्रदर थे इनको इसके बारे में पता चल गया, और इन्होंने क्या किए फिर, ये जो हमारे बाजीराव प्रथम आपने देखे हैं, जो पेशवा बाजीराव प्रथम जिनकी जिनके ऊपर अभी मूवी बनी थी, जिसपे बाजीराव मस्तानी, तो ये वही व्यक्ति थे जिनके साथ इन्होंने मिलकर फारूक सियार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। लेकिन फारूक सियार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इन्होंने एक मैग्ना कार्टा जारी किया था जिसे कंपनी के हित का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1717 में। यह है क्या, तो देखिए मैग्ना कार्टा का पहले तो मतलब होता है महाअधिकार पत्र। बात ये थी कि जो फारूक सियार थे उनको कुछ रोग हो गया था। तो उस समय क्या हुआ, एक डॉक्टर सरमैन के नेतृत्व में एक अंग्रेज दल जो है फारूक सियार के दरबार में आया, जिन्होंने क्या किया, ये मैंने आपको बताया जो डॉक्टर जो सरमेन थे वो एक डॉक्टर भी थे, तो इन्होंने इस रोग से इसको मुक्त कर दिया, जिससे फारूक सियार क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और उन्हें बंगाल, उड़ीसा और बिहार की में जो कंपनी को व्यापार करने की इजाज़त दे दी, और वो भी फ्री में, मुफ्त में व्यापार करने की इजाज़त दे दी। इसलिए इसे कंपनी के हित का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें खास बात यह है कि जो फारूक सियार के समय ही, अगर आप जानते हैं कि जो सिख जो हैं उनके जो तथाकथित एक 11वें गुरु हुए हैं बंदा बहादुर, उनको मार दिया गया था, इसलिए ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आपको बताता हूँ कि इसके बाद कौन आए हैं। तो इसके बाद आए हैं छोटे मोटे राजा और आए हैं, लेकिन हम मेन मेन पॉइंट पे जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला आए। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का जो टाइम पीरियड है 1719 से लेकर 1748 तक रहा है। 1719 से लेकर 1748। मोहम्मद शाह रंगीला इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये जो है इनके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और नादिर शाह वो व्यक्ति हैं जिनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो नादिर शाह दिल्ली तक आ गए थे, और फिर ये तो भाग खड़े हुए मोहम्मद शाह रंगीला। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये जो तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन जो उस समय जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था,
जिसके ऊपर कोहिनूर हीरा जड़ा था, वो नादिर शाह फिर अपने साथ ले गए। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि वो है कौन सा मुगल शासक था जो कि अंतिम बार मयूर सिंहासन पर बैठा था। तो वो था मुगल शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अब बात आती है, इनके साथ कुछ फैक्ट भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे बादशाह थे जिन्होंने उर्दू को राजभाषा बनाया। इसके पहले तक मुगल काल में जो फारसी भाषा थी वो मुगलों की राजभाषा हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने उर्दू को राजभाषा बनाया। इनमें खास बात, एक खास वर्ड, एक खास नाम आता है जिसका नाम है चिखलिस खां। चिखलिस खां, जिन्हें निजाम भी कहा जाता है और आसफ जहाँ भी कहा जाता है। बात ये थी कि इन्होंने, मोहम्मद शाह रंगीला ने इस चिखलिस खां के साथ मिलकर, जो मैंने आपको बताया जो सैयद बंधु थे, उनको समाप्त कर दिया था। और ये जो चिखलिस खां थे वो इसका वजीर हुआ करता था। वजीर की अगर हम बात करते तो मुगल शासन में सबसे बड़ा पद अगर कोई था वो था वजीर का। वजीर का पद मुगल शासन में सबसे बड़ा पद हुआ करता था। वजीर का पद अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के बराबर था, समझ सकते हैं, मतलब वजीर मतलब उस समय का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो और मैंने बोला इन्होंने इस मदद की नादिर शाह जैसे व्यक्ति से बचने में, मोहम्मद शाह रंगीला की, इसलिए इन्हें आसफ जहाँ की उपाधि इन्होंने दी थी। और ये निजाम उल मुल्क वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। ठीक है, 1724 में। जिनको हम निजाम निजाम बोलते हैं तो यही थे, क्योंकि इनको निजाम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो 1724 में इन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से एक नए राज्य के रूप में स्थापना की थी। अगर आप देखें तो इनका जो मैंने आपको बताया मोहम्मद शाह रंगीला का जो टाइम पीरियड है वो 1719 से स्टार्ट होकर 1748 हो रहा है। तो इस बीच बहुत से नए राज्यों की स्थापना भी हुई है, जैसे अवध। अवध की स्थापना हुई है 1729 में, जिसकी स्थापना किसने की? बुरहान उल मुल्क ने की है। ठीक है, इन्हीं का नाम था शहादत खां। और इन्हीं के समय बंगाल की स्थापना भी हुई है 1740 में, जिसकी स्थापना अलीवर्दी खान ने की है। हालांकि अगर आप इतिहास में देखते हैं तो जो मुर्शिद कुली खां हैं, जो कि मुर्शिद कुली खां जो हैं, उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही, वो ऑलरेडी बंगाल के शासक हुआ करते थे, तो उन्होंने एक स्वतंत्र स्वतंत्र बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वास्तविक रूप से जो स्वतंत्र बंगाल जो स्वतंत्र हुआ है वो अलीवर्दी खां के समय 1740 में हुआ है, और जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय की बात थी। और ख़ास बात मैंने आपको बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला जो हैं बहुत रंगीन मिजाज के थे, इसलिए इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे। इसके बाद आते हैं हमारे आलमगीर द्वितीय। आलमगीर, इनके बीच में और भी हुए हैं, जैसे अहमद शाह हुए हैं, लेकिन हम खास खास की बात कर रहे हैं इसलिए, ताकि हमारे ऊपर बर्डन ना पड़े, तो इसलिए हम आलमगीर द्वितीय के ऊपर सीधे आते हैं। तो आलमगीर द्वितीय जो हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो 1754 से स्टार्ट हो रहा है और 1759 में ख़त्म हो जा रहा है। 1754 से स्टार्ट होकर 1759 में एंड हो रहा है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट पड़ जाते हैं आलमगीर द्वितीय, क्योंकि इनके समय प्लासी का युद्ध हुआ था। और आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। ये किस किस के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अंग्रेजों के बीच में, और अंग्रेजों और जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में लड़ा गया था। और आपको पता है इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और फिर आप जानते हैं कि जो बंगाल है उस पर फिर प्रतीकात्मक रूप से फिर नवाबों का शासन हो गया, क्योंकि असली बागडोर तो फिर अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। तो यहाँ से अगर आप देखें, इस पलासी के युद्ध का एक महत्व है, ऐतिहासिक तौर पर एक बहुत बड़ा महत्व है। वो ये महत्व है कि अब अंग्रेजों की जो बंगाल की जो बागडोर जो अंग्रेजों के हाथ में आई है, तो वहाँ से एक शोषणकारी स्वरूप जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। इसके पहले तक तो ये हो रहा था कि अंग्रेज ब्रिटेन से पैसा बुलवाते थे, और उस पे सोना चांदी जो भी बुलवाते थे, और फिर यहाँ से सामान मुंह मांगे दौर पर खरीदते थे। लेकिन इसके बाद से थोड़ा सा शोषणकारी स्वरूप जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इसके बाद जो आते हैं शाह आलम द्वितीय आते हैं। शाह आलम द्वितीय सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है शाह आलम द्वितीय कि इनका जो टाइम पीरियड है, पहले तो 1700 मतलब 1759 से स्टार्ट होकर 1806 तक जा रहा है, और ये लेटर मुगल काल का सबसे बड़ा टाइम पीरियड है।
और आपको जानते हैं कि इन्हीं के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि 1764 में हुआ था। अगर एक डेट अगर मैं इनको बताऊं आपको एग्जैक्ट, तो वो थी 23 अक्टूबर 1764। कई बार ये छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध में खास महत्व ये है कि इसमें अंग्रेजों और मुगल शासन मतलब मुगलों की तरफ से ये शाह आलम थे, और अवध के एक नवाब थे सुजाउद्दौला, और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इनकी संयुक्त सेना थी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। और आपको पता है कि इसमें अंग्रेजों की जीत हुई, और सुजाउद्दौला जो है, सॉरी, ये जो शाह आलम द्वितीय हैं, इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, फिर कैद कर लिया था। मतलब एक टाइप से देखा जाए तो जो मुगल शासन, जो वास्तविक रूप से जो मुगल शासन का अंत हो गया था। अब जो इसके बाद जो राजा वगैरह मुगल शासन के जो राजा बन रहे हैं या बच रहे हैं, वो सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से मुगलों के क्या बन रहे हैं, बादशाह बन रहे हैं, बाकी तो वो खत्म हो चुके थे। और आपको पता होगा इसके बाद एक और चीज, कि 1765 में ही इलाहाबाद की संधि हुई है। इस समय लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्होंने इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय के साथ की, और वास्तविक रूप से ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, उसके दीवानी अधिकार ले लिए। दीवानी मतलब जो कि पैसे से संबंधित अधिकार होते हैं, जो कि राजस्व से संबंधित अधिकार होते हैं, वो इन्होंने क्या किए, अंग्रेजों के हाथ में अब प्रत्यक्ष रूप से आ गए। जिसके कारण अगर आप देखते हैं तो बंगाल का अब जो शोषण जो है, या भारत का जो धन निष्कासन जो जो अभी पहले सतही तौर पे हो रहा था प्लासी के युद्ध से, अब बिल्कुल अपने चरम की ओर बढ़ गया। क्योंकि अब राजस्व का अधिकार मिल गया, तो वो अपने हिसाब से नीतियां बनाने लगे, और जो भारत का जो धन निष्कासन है वो अब स्टार्ट हो गया। धन निष्कासन इस सेंस में स्टार्ट हो गया कि पहले तो अंग्रेज कहीं ना कहीं से ब्रिटेन से पैसा बुलवा ही रहे थे भारतीय माल को खरीदने में, लेकिन अब अंग्रेज क्या करने लगे, ये जो राजस्व इनको बंगाल से मिल रहा था, उसी से ये भारतीय माल खरीदते थे और अंग्रेजों में और सॉरी ब्रिटेन को भेजते थे। यानी कि अब वहां से पैसा नहीं आ रहा था, इसको बोलते हैं धन का निष्कासन। तो और मैंने आपको बताया कि शाह आलम द्वितीय का जो है, जिस तरीके से इन्होंने कैद करके मुगल प्रशासन का एक तरीके से तो वास्तविक वास्तविक तौर पे तो अंत कर दिया था, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से कुछ ना कुछ बादशाह बन रहे थे। तो जो अगले बादशाह बन रहे थे, अगले बादशाह जो बनते हैं, वो है अकबर द्वितीय बनते हैं। तो अकबर जो द्वितीय हैं, उनका टाइम पीरियड आता है 1806 से 1837 तक। तो ये जो अकबर द्वितीय हैं, इनको अंग्रेजों की तरफ से क्या दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी। तो आपको पता होगा कि इनकी जो पेंशन है, वो अंग्रेजों ने क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो अकबर द्वितीय ने फिर राम मोहन राय जो हैं हमारे, उनको हायर किया कि भाई आप ब्रिटेन जाइए और वहाँ पर मेरे पेंशन के लिए केस लड़िए। लेकिन बात ये होती है कि भाई ब्रिटेन जब राजा राम मोहन राय को भेजा जा रहा था, तो आप जानते हैं कि वो राम मोहन राय जो हैं, वो एक टाइप से जो एक साधारण ही व्यक्ति थे, तो उनको ब्रिटेन में इतना महत्व मिलता कि नहीं मिलता। तो इस बात से आशंकित होकर अकबर द्वितीय ने क्या किया, उनको राजा की उपाधि दी, क्योंकि राजा उस समय एक उपाधि, बहुत बड़ी उपाधि होती थी ब्रिटेन में। जब कोई बोलता था कि हम राजा हैं, तो उनका एक अधिक महत्व दिया जाता था। इसलिए अकबर द्वितीय ने फिर राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर आप देखेंगे तो 1833 में जो ब्रिटेन का एक शहर है ब्रिस्टल, वहां पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है, उनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड है 1837 से 1862 में 62 तक। एक्चुअली इन्हें जफर इसलिए कहते थे क्योंकि ये जफर के नाम से कविता लिखते थे। अगर इनकी कविता का प्रकार पूछा जाए तो ये ठुमरी लिखा करते थे। इट में बी आस्क एनी लोकल एग्जाम, तो याद रहना चाहिए। फिर हुआ ये कि 1857 में इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। और अंग्रेजों ने जब 1857 की क्रांति का जो दमन किया, तो इन्होंने फिर ये जो बहादुर शाह थे, उनके सामने ही उनके दो पुत्र थे, उनको गोली मार दी और इनको रंगून भेज दिया, जहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। इनमें बहादुर शाह जफर से एक खास बात और आती है कि इनकी एक छोटी बहन थी, जिनका नाम बेगम जीनत महल था।
जिन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत योगदान दिया है और बहुत ज़्यादा समर्थन भी किया। इसलिए जो जीनत महल जो हैं, इनको महक परी कहा जाता था। महक परी, ठीक है, महक परी कहा जाता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लेटर मुगल पीरियड जो है समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी कंपटीशन में काम आएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो किसी ऐसे ग्रुप में सेंड कर दीजिए जिनमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए काम आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।